नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रोग्राम के शुरू में ही एक निवेदन। व्हाट्सएप चैनल वैसे तो अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर जो हमारे मित्र हैं, उन सबके व्हाट्सएप चैनल इस्टैब्लिश हो चुके हैं। हज़ारों की संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं और उनके जो भी ट्विटर या एक्स कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, यूट्यूब, इन सब के एक ही जगह लिंक मिल जाते हैं। तो हमने देर से लेकिन शुरुआत की है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। सबसे ऊपर वही मिल जाएगा आपको। तो जो भी दर्शक उस पर जाकर के क्लिक करेंगे, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे ओसीएन नेटवर्क के, और वहां से आप उसकी फ्री में सदस्यता ले सकते हैं। वहां आपको सभी कुछ मिलेगा। इंस्टाग्राम के भी, फेसबुक के भी, ट्विटर एक्स के भी और यूट्यूब के भी, दोनों चैनलों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे। लाइव आना होगा तो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे जो अलग-अलग समाचार पत्रों में आर्टिकल छपते हैं, उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो शुरू में ही निवेदन। दूसरा निवेदन ये कि जो वीडियो आप देख रहे हैं या इससे पहले भी देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रही हैं चर्चा, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। वीडियो को अपने मित्रों को शेयर किया करें, ग्रुप्स में शेयर किया करें। इससे हमारी रीच बढ़ जाती है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर लें। अब आते हैं ज़रा आज के विषय पर। सबसे पहले एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। अयोध्या पर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। कल तक तो लोग कह रहे थे कि वो तो 3 दिन पहले जांच पड़ताल करके चली भी गई है, अब रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट कर रही है? कहीं कुछ हेर-फेर तो नहीं कराया जा रहा है? किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया कुछ ज़्यादा ही उतावला रहता है और ज्ञानी लोग तो हर जगह बैठे हैं, और ख़ास तौर से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ अगर उनको मिल जाएँ, तो हाथों-हाथ लपकते हैं। यही मीडिया का बड़ा हिस्सा, शायद जब भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हुआ, उसका कंप्लीट हुआ, और जब लोकार्पण हुआ, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, शायद उस तरीके से कवर ना किया हो, उस मन से कवर ना किया हो। एक इवेंट था, देश और दुनिया में राम भक्त देख रहे थे, प्रधानमंत्री को भी देखना चाहते थे, वहां आए अतिथियों को भी देखना चाहते थे, वहां के कार्यक्रम की भव्यता, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहे थे, उसको देखना चाहते होंगे। उनकी मजबूरी भी है कि उसको प्रसारित करें, नहीं तो वो बाकी चैनलों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब भी कोई कंट्रोवर्शियल मामला आता है तो फिर इनकी चाल बदल जाती है एकदम, और उसके बाद ये हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो एसआईटी पर बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि जिन्होंने भी ये रामद्रोह किया है, भगवान राम के जन्म स्थान पर बने उसी गर्भगृह में बैठ कर के या दूसरी जगह बैठ कर के चढ़ावे को गिनने वाले या उसमें हेर-फेर करने वालों की सज़ा क्या होनी चाहिए, इस पर भी ज़रा चर्चा करेंगे। दूसरे पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा करेंगे, और महाराष्ट्र से कुछ और खबरें आ रही हैं। शरद पवार के भी 5 सांसद बताते हैं कि लोकसभा में मोदी जी की सरकार को, एनडीए को सहयोग करने के लिए उतावले हैं। बस उनको इशारा मिल जाए। और एक और सांसद के बारे में पता लगा, शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के करीबी के, जो उनके बराबर में बैठता है, उसने मंत्री पद मांगा था, मिल जाता तो वो भी 5 के साथ एक संख्या और बढ़ा सकता था, यानी 6 हो सकते, 7 हो सकते थे, 6 तो टूट गए, 9 में से 7 आ सकते थे। तो वो कौन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से एकलव्य सिंह। उनका लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चैनलों पर आप उनको देखते हैं, सुनते हैं।
एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो एकलव्य, सबसे पहले तो एसआईटी की रिपोर्ट पर आते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। इस रिपोर्ट में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बताया ये गया है कि प्रक्रियात्मक खामियां मिली हैं, यानी दान पात्रों से पैसे निकालने, कैश काउंटिंग सेंटर में गिनती करने और पुराने रिकॉर्ड के रख रखाव में कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। नंबर 2, इस जांच का जो नतीजा है, जो सुई है, वो वहां के प्रबंधन की तरफ घूम गई है। इसमें ये कहा गया है कि संज्ञेय अपराध पाए जाने की स्थिति में 20 से अधिक कर्मचारियों और संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसकी सिफारिश की गई है। और एसआईटी ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मंदिर प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, उसकी गहन पड़ताल की है और व्यवस्था में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। यानी जो ट्रस्ट है, उसमें भी अगर जरूरत पड़े तो बदलाव किया जाना चाहिए। जी। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि राम मंदिर तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन ऐसी कोई भी संस्था जहाँ पे कि कैश डीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं या बेसिकली कोई भी एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स जहाँ पे होती हैं, तो उसका जो प्रबंधन होता है उसमें कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि वहां पे जो कैश हैंडलिंग करेंगे, उनका जो आवागमन रहेगा, उनका कितनी बार सिक्योरिटी चेक रहेगा, उनके पास वो किस तरह के डिवाइस अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं क्या उसमें पॉकेट हो सकती है या नहीं हो सकती, उन लोगों का जो वेरिफिकेशन होता है वो किस किस स्तर पे होना चाहिए। तो इस तरह के सर और भी अन्य मतलब बहुत सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो एक तो सर जो पाया गया, अच्छा सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस ट्रस्ट की स्थापना हुई तो भाई जैसे मैंने कहा कि राम मंदिर तो बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वहां पे नहीं बनाए गए थे, लेकिन क्लियरली इन चीजों का उल्लंघन होते हुए पाया गया है। और अभी जब से ये कंट्रोवर्सी हुई तो एक फ्रेश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वहां के प्रबंधन ने, इस ट्रस्ट ने जारी भी किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यही है कि ये तो पहले भी थे, तो फॉलो क्यों नहीं हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अब सर जो ये ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी की बात आती है सर, इसमें देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों को सेपरेट करना बहुत आवश्यक है। कि एक तो ये बात तो सही है सर कि जब कोई इस तरह की चीज स्थापना हुई और उसमें अगर इस तरह का कोई अनियमितता हो गई, और इनफैक्ट ये तो मतलब बहुत ही, अगर वाकई जिस तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो सर वाकई मतलब मैं मानता हूं कि जैसा कि आपने फरमाया भी कि मीडिया में जो बहुत चीजें दिखाई जाती हैं वो कई बार बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाती हैं कई बार। तो मैं तो फिर भी सर मतलब एक बार के लिए अपने आप को मतलब रोकना चाहूंगा किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। मैं फिर भी डिपेंड करूंगा। और आप देखिए सर मतलब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री जिसको कि मतलब हम लोग अमेजोन से भी फास्ट जस्टिस डिलीवर करते हुए देखते हैं, तो अगर वो भी कह रहे हैं कि भाई 500 वर्ष का कड़ा संघर्ष किया है तो 15 दिन और रुक जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तो मुझे लगता है सर थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है, जिससे कि पहले कि हम कोई फाइनल कंक्लूजन इसमें ड्रॉ कर लें। तो एक चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है सर, एक तो सेपरेशन करना जरूरी है कि अगर यदि मान लेते हैं एक बार के लिए कि वहां पे गड़बड़ हो गई है, तो अगर गड़बड़ हो भी गई है सर, तो यदि जो इसमें लोग इन्वॉल्व रहे, अब उनसे चूक हुई या उनसे जानबूझ के उन्होंने किया, ये सब चीजें के आधार पे आप ये तो कह सकते हो कि गलत हो गया, लेकिन इन लोगों को आधार बना के आप कह दो कि भाजपा चंदा चोर है या आरएसएस चंदा चोर है, आप पूरे संगठन को बदनाम करने लग जाओ, जो कि अगर एक तरह से देखा जाए तो सर नॉन पॉलिटिकल आउटफिट में तो विश्व हिंदू परिषद और जो आरएसएस है, उन्हीं ने तो इस 500 वर्ष के कड़े संघर्ष का पिछले कुछ
100-150 सालों में जो जिसे कहते हैं नेतृत्व किया, इन्हीं ने तो किया ना सर। और अगर कोई पॉलिटिकल आउटफिट देखी जाए तो वो भाजपा ने किया। तो और दूसरी तरफ हम किसको देख रहे हैं सर, जो इस आरोप को अग्रेसिवली लगा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जिनमें से कोई प्रभु श्री राम को सदन के पटल से और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा के प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक बता देते थे। दूसरे, और ये जितने भी हैं सर, इनमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये तो आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने नहीं गए। आज मैं एक डिबेट में गया हुआ था सर, जहां पे कि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो वहां पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट का कंपैरिजन चल रहा था। तो सर वहां पे भी जब इस तरह की बातें हो रही थी, तो एक प्रश्न ये उठा कि भाई उनको इस बारे में क्या बात करने का अधिकार है, जो 2.5 वर्ष हो गए, लेकिन उनको तो ये अलाउड ही नहीं है कि वो जाके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी ले लें। तो मतलब उनको, दोनों जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री के यहाँ पे दावेदार हैं कांग्रेस के, वो आज तक वहां पे इसीलिए नहीं गए कि उनको तो ऊपर से ऐसा बताया जाता है कि साफ आदेश है कि जो वहां चला गया उसकी उसी दिन दावेदारी खत्म हो जाएगी मुख्यमंत्री पद की, शायद पार्टी से भी हाथ धोना पड़े। तो कुल मिला के ये बातें हैं सर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि कहीं ना कहीं देखिए सर, प्रॉब्लम सब जगह होती हैं और हर तरह के इंडिविजुअल सब जगह होते हैं। और यदि अगर इस तरह का जो हुआ है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो जनता की जो सहज बुद्धि होती है सर, वो देखती है कि मोदी जी एक तरह से भाजपा के एक नेशनल लीडर आप मान सकते हैं, और योगी जी यूपी में नेतृत्व करते हैं। तो ये दोनों ही लीडर्स का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पर्सनल इंटीग्रिटी का, और इन चीजों पे, इन तरह के केसेस पे जस्टिस डिलीवर करने का, तो मैं मानता हूं कि हाँ, इस चीज से किसी भी सनातनी को डिसअपॉइंटमेंट होगा कि राम मंदिर को लेके इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम दूसरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की तरफ देखने लग जाएंगे। हमें पता है कि जस्टिस भी डिलीवर होगा तो वो इसी साइड से होगा, और मैं समझता हूं सर कि लोगों की अपेक्षा है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये भी कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते, तो इतने कम समय में भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार नहीं होता। कहाँ से क्या सामग्री आनी है, इन टाइम आनी है, किसी तरह की बाधा तो नहीं है। वो चाहे स्पेशल रेलवे चलाई गई हो, चाहे जी कुछ किया गया हो, पत्थरों की ढुलाई और तमाम दूसरी चीजें, आर्किटेक्चर से लेकर के दूसरी जितनी बाधाएं हो सकती थी ऐसे समय पर होती हैं, लेकिन भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना। और जिस तरीके से ये बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जिस दिन जिस दिन शिलान्यास हुआ और जिस दिन उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस बीच 73 दौरे उनके अयोध्या के लग चुके थे। इसी तरीके से उनका समर्पण और उनका अनुशासन, डेडिकेशन दिखाई दिया था काशी नगरी में जब कॉरिडोर बन रहा था। तो जो बीजेपी की लीडरशिप है उस पर तो खैर सवाल राजनीतिक कारणों से आप उठा सकते हैं, लेकिन 3 अफसरों की एक एसआईटी बनाना, 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपना, और अब वो रिपोर्ट आ गई है। तो अतीत में भी हमने देखा है कि जब जब इस तरह की हिमाकत हुई है, किसी ने दुस्साहस किया है, तब तब योगी का किस तरीके से डंडा चला है। वो कानूनी डंडा भी चलाते हैं, और दूसरा तौर तरीका तो अब जग प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया जानती है कि उनका नाम बुलडोजर बाबा क्यों पड़ा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सर, एक छोटी सी बात अगर आपकी अनुमति से ऐड करूं जी, मैं। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जब से भी, मतलब आप तो ऑब्वियसली बहुत पहले से मुझसे आपको इतना लंबा अनुभव है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने भी जब से भी भाजपा को फॉलो करा है बचपन से,
अडवाणी जी के समय से लगभग मैं कह सकता हूं। तो सर देखिए, भाजपा के चाहे अडवाणी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जो जनता में जो उनने अपनी साख बनाई, मैं मानता हूं कि हमेशा जब वो सर ये लीडर्स जब पावर में ही नहीं थे, पावर से बहुत दूर थे, तो जब ये लोग रैलीज करते हुए दिखते थे तो इनके पीछे जो पोस्टर दिखाई दिए करते थे, उसमें इनके 3 मुख्य उद्देश्य हमें हमेशा दिखाई देते थे। वो थे सर राम मंदिर, धारा 370 को हटाना, और सर तीसरा जो था वो यूसीसी का था। तो मैं ऐसा समझता हूं सर कि एक मुख्य उद्देश्य इसमें से जिससे इन सभी नेताओं ने और इस पार्टी ने एक तरह से अपनी साख बनाई है जनता में और सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। तो सर देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि सत्ता के शिखर पे पहुंचने से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है सत्ता पे अपने आप को बनाए रखना। तो किसी भी कीमत पे ये, और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर, वो अपनी इस साख को किसी भी कीमत पर धूमिल नहीं होने देंगे। और इसलिए हमें इसमें मतलब, और ये सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, मैं मानता हूं सर कि 90% सनातनियों की जो है ये मतलब डिसअपॉइंटमेंट अवश्य है, लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस चीज को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ये लीडर्स लेके जाएंगे। लेकिन कुछ गंभीर वहां से सूचनाएं मिल रही हैं। एक समाचार पत्र का वेब पोर्टल में देख रहा था, जो ट्रस्टी हैं उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार वो जमीनें खरीद रहे थे और कुछ जगहों पर तो 17 गुना ज्यादा तक उन्होंने दाम दिए हैं। ये भी आ रहा है कि जो निर्माण सामग्री वहां पर सप्लाई की गई है, उसमें तो 30 से लेकर के 40% तक का कमीशन सप्लायर से इन लोगों ने हड़पा है, ले लिया है। और 3 तरह की जांच पड़ताल ये एसआईटी कर रही थी। धान पेटियों में जो चढ़ावा आया, सोने चांदी समेत अन्य धातुओं के बारे में जो जानकारी मिली कि 60 चांदी की शिलाएं, ईंटें वो गायब है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। एक दीपक है वो गायब है। मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई है उसका सर्किल रेट 17 गुना बताया गया है, तो इसकी भी जांच पड़ताल उसने की है। और जो 40% कमीशन की बात है, इसकी भी, इसके अलावा चंपत राय, चंदन राय जो इनका भतीजा है, वो भी शक के घेरे में है। और दर्शकों को बता दें कि चंपत राय अब जो मंदिर के कामकाज हैं उनको नहीं देख रहे हैं। अब ये व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं। ये आप संकेत समझ लीजिए कि जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे थे और उन्हें रामलला के दर्शन भी करने थे, तो पहले ही दिन शाम को लखनऊ से कह दिया गया था कि चंपत राय उनकी अगवानी ना करें। तो जो शासन प्रशासन है वो किसी को भी अलग करके नहीं चल रहा है। यानी जो वहाँ ट्रस्ट के भी लोग बैठे हुए हैं वो भी शक के घेरे में लिए गए हैं, उनको भी ये संकेत दे दिए गए हैं। और मुझे लगता है एकलव्य की शायद ट्रस्ट में भी और व्यवस्था जो वहाँ की है उसमें भी बड़े पैमाने पर बदलाव हमें अगले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं सर। और जो मैंने ऑब्जर्व करा है सर, मैं बीजेपी का तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि वो एक तरह से आरएसएस से उसका काफी हद तक कल्चर आता है, तो सर आरएसएस में मैंने एक जरूर मतलब संघ के पुराने लोगों में मैंने एक चीज देखी है कि वो सर विश्वास के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं कि यदि अगर वो किसी व्यक्ति पे जिसने लंबा योगदान दिया हो या मतलब एक संघ के साथ में लंबे समय से जुड़ा रहा हो, तो जब उसे कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाती है इस तरह की,
तो एक बार जब उसे इंस्टॉल किया जाता है, तो जब वो अपना कार्य कर रहा होता है तो उस पे एक विश्वास जताया जाता है। लेकिन इस वहीं सर अगर आप नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे, तो उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि वो सिस्टम को इतने बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उनकी पॉलिसी हमेशा रहती है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आखिर अगर इसके जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो मतलब जो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, जैसे कि नृपेंद्र मिश्रा जी, जो इतने लंबे समय से जुड़े रहे राम मंदिर की एकदम नींव से लेके और आज तक, उन्होंने स्वयं एक्नॉलेज किया कि अनियमितता तो साफ दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अब सर जैसे कि आपने उनके भतीजे की जो बात करी, चंपत राय जी की, एक किसी का दूसरा एग्जाम्पल है सर, जैसे आप सोचिए कि चंपत राय जी के जो ड्राइवर थे, वो जो मतलब इस कक्ष तक उनको जाने की परमिशन थी विदाउट चेकिंग। अब सर इस तरह की मतलब आप किसी को कितना भी ट्रस्ट कर लो, लेकिन जब एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जा सकता है, मैं तो हमेशा मानता हूं सर कि असली ट्रस्ट तो ये होता है कि आप ट्रस्ट को एलिमिनेट कर दो, ट्रस्ट के फैक्टर को। भाई सर मेरे दादाजी एक बड़ी मतलब इस विषय में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मेरे दादाजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे और मुझे वो मैंने अपने उस एक मूल्य की तरह उसे अपने जीवन में अपनाया है। वो कहते थे कि विश्वा विश्वास में ही विश्वासघात होता है। यदि अगर विश्वास नहीं करोगे तो विश्वासघात का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। अरे भाई तुम्हारा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति भी है और अगर वो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहां पे कि वो विश्वास का फैक्टर ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसको कर दो ना। आपका पर्सनल जो उनकी तरफ जो एक रिलेशन है या जो भी है वो अपनी तरफ है, लेकिन जहां पे विश्वास करोगे विश्वासघात तो वही हो सकता है। तो मैं तो बहुत क्लियर हूं सर कि और देखिए सर इसके जो मेजर विसल ब्लोअर्स हैं और ट्रस्ट के कई लोगों ने खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करा है, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कई लोगों ने इस चीज जो यहाँ पे अनियमितताएं हो रही थी उसको उजागर करा है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर कि आप चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देख लें, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वीएचपी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं भी किसी की मंशा इस चीज को छुपाने की नहीं है कि वहां पे कुछ गलत हुआ है और ये भाई ये तो मतलब बड़ा एक बड़ा आरोप लग रहा है हमारे इससे जो सनातन की छवि है वो धूमिल हो जाएगी, इससे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की छवि धूमिल हो जाएगी। सीधा सीधा है सर कि गलत हुआ है और इसको ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र चलें या पश्चिम बंगाल चलें? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल चलना चाहिए पहले। जी सर। वहाँ विधानसभा में एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा दोषियों को, और जिन्होंने ये पाप किया है उनको संरक्षण देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो दृश्य जरा मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मदर, चूंकि अब एमएलए है, और वो सदन में ही फूट फूट करके रो पड़ी। देख लेते हैं। সন্দীপ ঘোষাদের তাড়িয়েছি, বাকি যা আছে পরিষ্কার করব। আরজি করের বিচার হবে। গোটা বাংলায় আমাদেরকে জিতিয়ে এনেছে, অভয় বিচার দিতে তিনটা আইপিএস কে সাসপেন্ড করেছে, সন্দীপ ঘোষাদের তাড়িয়েছি, বাকি যা আছে পরিষ্কার করব। एकलव्य, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, बल्कि
जख्मों पर मरहम लगाने का भी काम करती है और ऐसे लोगों का व्यवस्था से भरोसा ना उठ जाए, ये भी एक कोशिश करती है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो इन जख्मों पर नमक मिर्च छिड़कने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। जब इनको टिकट दिया गया तो वो भी एक संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, एक संबल देने के लिए, लेकिन उस पर भी मजाक उड़ाई गई और यहाँ तक कहा गया कि ये तो अपनी बेटी को एक तरीके से मरने के बाद भी नहीं बख्श रही और अ, उसको बेच रही हैं, वो उसकी लाश पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह की बातें टीएमसी की तरफ से कही गई। देखिए सर, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपसे डिस्कशन होते हुए, कई अन्य न्यूज चैनलों पर बोलते हुए, बंगाल में टीएमसी के हार के कारण के तो मतलब 10 कारण होंगे सर जो अपन गिना सकते हैं। ये लंबे समय से मतलब उनके अगेंस्ट जनता में एक आक्रोश पैदा हो रहा था। लेकिन मैंने हमेशा बहुत स्पष्टता से कहा है सर, और ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मतलब मैं टोटली कन्विंस्ड हूँ कि आरजी कार की जो घटना थी, वो इस पूरे घटनाक्रम की जो टीएमसी की जो शाख खत्म हुई जनता में, और वो आक्रोश इतना बढ़ गया कि जनता ने, सिर्फ रूरल जनता ने नहीं, अर्बन जनता ने भी तय कर लिया कि अब इनको उठा के किसी भी हालत में सत्ता से बाहर करना आवश्यक हो चुका है। मैं मानता हूं सर कि आरजी कार की जो घटना थी वो एक वाटरशेड मोमेंट था सर। और मतलब अगर सर मतलब शो पे तो क्या ही बोलना चाहिए, लेकिन जिन्होंने भी वो जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था, अगर उसकी एक बेसिक डिटेल्स भी पढ़ी होंगी तो वो अपने आप में बहुत हृदय विदारक तो है ही। लेकिन उसके बाद सर जो, और मैं हमेशा कहता हूं सर कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में क्या अन्य अन्य देशों में भी होती हैं सर। लेकिन सर जो इम्पोर्टेंट बात कुल मिला के हो जाती है वो ये हो जाती है कि घटना होने के बाद सरकार का क्या रवैया रहता है। तो ममता बनर्जी ने जो किया सर, स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री होके उन्होंने सर मतलब पीड़ित परिवार को और परेशान करना, जिन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया उनको, अपराधियों को संरक्षण देना। और आप देखिए सर कि हालात आज जब हम देख रहे हैं कि ऐसी हरकतों की वजह से कहीं टीएमसी के नेताओं को जनता जूतों की माला पहना रही है, कहीं मुंह काला कर रही है, तो कहीं उनके ऊपर अंडे फोड़ रही है। उसके बाद भी इन लोगों के ये हालात हैं सर कि जब हम लोग मतलब ऐसी घटना के बारे में सुन के अपने परिवार में मतलब डिस्कशन करने में भी एक बार दिल झंझोड़ जाता है, तो ये लोग सर उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने एक तो मतलब, ठीक है सर, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि भाजपा ने इस अपॉर्चुनिटी को गेज करा कि भाई हमें इन्हें टिकट देना चाहिए और इनकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, ठीक है, ये एक बार के लिए मान लेते हैं। लेकिन उस माँ ने हिम्मत तो दिखाई ना। तुम उस माँ का मजाक उड़ा रहे हो जिसने अपनी बेटी को इस तरह से खोया है। तो मैं मानता हूं सर ये लोग, इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है सर कि ये जो डायनास होते हैं सर, इनका जनता से कनेक्शन ही नहीं होता सर। जनता शायद या तो इनने उस तरह की जिंदगी नहीं जी, उस तरह की हार्डशिप्स नहीं देखी, नीचे से जो इनका ग्रास रूट कनेक्ट होता है वो इतना हल्का होता है कि वो उस तरह के इमोशंस फील नहीं कर सकते। तो कुल मिला के तो बात यही है सर। और मैं तो मतलब बहुत धन्यवाद दूंगा मतलब शुभेंदु अधिकारी जी का कि उनने इस मजबूती के साथ सदन के पटल से इस बात को कहा। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये जब एक इतनी बड़ी घटना थी तो इसमें हमें जस्टिस होता हुआ दिखना ही चाहिए, ये जनता की अपेक्षा, और मैं मानता हूं सर कि कम से कम हर महिला की अपेक्षा है सर कि ये तो होना ही चाहिए। और सिर्फ बंगाल की नहीं सर, पूरे देश के लोगों की ये अपेक्षा है कि इसमें हमें जस्टिस होता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल सही कथन है आपका। और टीएमसी ने भी ममता बनर्जी, या कहें कि जो काली घाट गुट है अब टीएमसी का, उसने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेज दी है। जो नई कार्यकारिणी गठित की थी ममता बनर्जी ने अभी
4 दिन पहले उसकी पूरी सूची दी गई है और जानकारी दी गई है कि हम ही असली टीएमसी हैं। आपको नहीं लगता कि ये ठीक वैसा ही सीन क्रिएट हो गया है या वैसे ही ट्रैक पर अब बंगाल में टीएमसी भी जा रही है, जिस ट्रैक पर हमने जाते हुए पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को देखा और उसके बाद शरद पवार को? देखिए सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस तरह के एरोगेंट लीडर्स होते हैं, उनकी एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है सर कि वो ऐसी सिचुएशन को इमेजिन ही नहीं करते कभी। मतलब जैसे होता है ना सर कि जब हम लोग कोई लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो हम मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशंस को जो फेस कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि अरे यार, अगर मान लो कि अपन चुनाव हार गए, तो अपन अपनी पार्टी को कैसे इंटैक्ट रखेंगे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ऐसे एरोगेंट लीडर्स की क्या समस्या होती है सर कि पहले तो वो यही इमेजिन जब नहीं करते कि वो हार भी सकते हैं, तो वो ये क्या इमेजिन करेंगे कि हार के बाद उनके पार्टी में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो उस कारण से सर जब वो ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो जब इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते सर इसके लिए। आज मतलब सुनने में ऐसा आता है सर कि ममता जी अपने एमएलएज, एमपीज, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को फोन करती हैं, वो फोन नहीं उठाते। मतलब इस तरह का उनने रिलेशन मतलब उनका था सर इन लोग अपने ही लोगों से। तो ये तो सर होना ही था। और मुझे लगता है सर कि कहीं ना कहीं ये इस बात को भी नहीं समझ पाए सर। एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मंत्री जी हैं जिनको 2019 में मतलब 2014 से 2019 मोदी जी के कैबिनेट में रहे, बहुत यंग लीडर है। तो उसके बाद सर 19 में जब उन्हें वापस जगह नहीं मिली, उसके बाद वो सर 23 में जाके उनको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी वापस मिलने लगी, क्योंकि उन्होंने धरातल पे स्ट्रगल किया और ये किया। तो उनका एक इंटरव्यू हो रहा था सर। तो मतलब इंटरव्यू तो क्या हो रहा था सर, मैं उनसे कहीं पे मिला था, मुलाकात हुई थी। तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो सबसे अच्छी चीज मोदी जी ने करी कि मुझे 19 में वापस मंत्री नहीं बनाया। तो जब उन्होंने मुझे 19 में मंत्री नहीं बनाया, तो सबसे पहले तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे ये जो इर्द गिर्द जो सैटेलाइट बन के लोग घूमते रहते हैं ना, वो सारे सैटेलाइट सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास ये कुर्सी है। तो मेरी ये जो ताकत है वो मेरी नहीं है, ये ताकत इस कुर्सी की है। तो कहीं ना कहीं सर ममता जी और ये जो डायनेस्टिक लीडर्स होते हैं, उद्धव ठाकरे जैसे, इन लोगों को ये समझ में भी नहीं आता सर कि कोई मातोश्री की गद्दी पे बैठने पर या टीएमसी की गद्दी पे या उसके सर्वा सर्वे होने के कारण ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी दिन मतलब आप पे वो जिस तरह से बाला साहब ठाकरे का एक रुतबा हुआ करता था वो आपको हासिल हो जाएगा, या आपकी जनता में या अपने लोगों में वही साख है। आपकी पावर गई, उसके साथ वो सारे लोग भी चले गए। आप कनेक्ट की बात कर रहे थे कि कनेक्ट नहीं रह गया है अपने ही सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं से। उद्धव गुट के जो 6 सांसद टूटे हैं, उनमें से एक का तो शिकवा ही ये है कि उनके घर में एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और उद्धव ठाकरे ने उनको फ़ोन कॉल तक नहीं किया, जाना तो छोड़ ही दीजिए। तो अगर आप इतने झटके लगने के बावजूद, पार्टी टूट जाने के बावजूद, मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई, पार्टी छिन गई, सिंबल छिन गया, सब कुछ छीनने के बाद भी अगर आपकी अकल ठिकाने पर नहीं आई है, अभी भी वो कहीं ऊपर ही अटकी हुई है और आप अपने को एक तानाशाह की तरह ही, शहंशाह की तरह ही पेश कर रहे हैं पार्टी नेताओं, सांसदों, विधायकों के, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। सर ये तो जो जी, सॉरी सर, ये जो धुरंधर फिल्म है ना, जो आजकल मतलब बहुत पॉपुलर है, आज आर माधवन जी को उसके लिए पद्म भूषण भी मिला। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर फिल्म में जो एक कॉन्सेप्ट था, उसमें तो जो हमारी इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो हमजा को तैयार करके और पाकिस्तान भेजती है। वहां पे जो है उसको एक तरह से
तोड़ने के लिए और उसमें पेनेट्रेट करके अपनी एक जगह बना के और उसको फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है सर, इन पार्टियों में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे हमजा ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अमित शाह जैसे व्यक्ति जिनको मतलब पता नहीं कितने दशकों का अब राजनीति का अनुभव हो चुका है, उनको कुछ ज्यादा नहीं करना होता सर। उनको सिर्फ इन हमजाओं को आइडेंटिफाई करना होता है कि इनकी फॉल्ट लाइंस कहाँ हैं। मतलब सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये जिस तरह से और बड़े मतलब इन पार्टियों को तो छोड़ दीजिए सर, कई बड़ी बड़े पटल पे मैं देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो हैं वो भी बैठ के कहते रहते हैं कि अमित शाह जो है वो पार्टियों को तोड़ रहे हैं, भाजपा जो है वो पार्टियों को तोड़ रही है। अरे भाई कैसे तोड़ रही है? इसीलिए तोड़ रही है ना कि या तो जो उस पार्टी में ये लोग जो टूट रहे हैं वो या तो ऑनेस्ट नहीं है, वो कहते हैं कि सीबीआई ईडी से डरा देते हैं। तो सीबीआई ईडी से कौन टूटता है? वही टूटता है ना जिसके दामन पर कोई दाग हो। जो ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं टूटते, वो खड़े रहते हैं। उसके अलावा सर दूसरी बात क्या क्या हो सकती है? जो लोग अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं होते, या जिस पार्टी में आप कह लो कि कोई विचारधारा होती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सर, मतलब जो हम उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, मतलब बीजेपी से भी बड़ा कोई हिंदुत्व की पार्टी कोई महाराष्ट्र में किसी को मानता था तो वो इस पार्टी को माना जाता था। और जिस तरह से सर इन्होंने सोनिया गांधी के साथ मतलब हाथ मिला के भाजपा को धोखा देके जो संतों के साथ मतलब उनके राज में हुआ, तो सर जब आप अपनी विचारधारा से इस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं उनकी क्या विचारधारा रह जाएगी? तो ये फॉल्ट लाइंस जो हैं सर, ये भाजपा गलत नहीं कर रही कहीं पे, या अमित शाह कुछ नहीं कर रहे, ये फॉल्ट लाइंस इनकी खुद की क्रिएट करी हुई है। और जब फॉल्ट लाइंस होंगी तो सर जिस तरह के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। और इसी तरह से सर एज अ लीडर भी अगर बात करें, मैंने देखा है सर कि भाजपा में आप देखेंगे कि ये जो होते हैं ना, अपन कहते हैं कि भाई टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए, इंडिपेंडेंट लड़ गए, दूसरी पार्टी से टिकट ले लिया। सर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें मैं स्वयं ऐसे नेताओं को जानता हूं सर, जिनका कि जब टिकट काटा गया, मतलब राजस्थान के एमएलए की बात कर रहा हूं सर, कि जिनका जब टिकट काटा गया तो उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खुद फोन किया कि भाई ये कारण है, इस बार हम ये सोच रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये होता है सर। और आप देख लीजिए सर, यहाँ पे एक मतलब सांसद लेवल का व्यक्ति और उसके घर में कोई इस तरह की बड़ी बात हो जाए, अनहोनी हो जाए, और आपके मतलब पार्टी का जो सीएम है या अध्यक्ष है वो आपको फोन ही नहीं कर रहा, मतलब वो आपसे मिलने नहीं आ रहा वहीं पे रह के, तो सर ऐसे लोगों का फिर क्या कनेक्ट होगा? बिल्कुल। और सूचना तो ये भी आ रही है कि शरद पवार के 5 सांसद भी एनडीए को लोकसभा में सहयोग करने को पूरी तरह तैयार हो गए हैं। अब वो कब ऐलान होगा कह नहीं सकते, लेकिन एक 7वें सांसद की भी बड़ी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में। उद्धव ठाकरे के 7वें सांसद, दावा ये भी किया जा रहा है कि ये उनके बगल में बैठने वाले सांसद हैं। अब नाम क्यों नहीं लिया जा रहा सोशल मीडिया पर? उनके बराबर में तो एक ही सज्जन बैठते हैं, चलो हम भी नाम नहीं लेते, लेकिन वो मंत्री पद चाहते थे केंद्र में और एकनाथ शिंदे उनको मंत्री पद का एश्योरेंस देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। सर देखिए, मैं तो इन चीजों में बहुत ज्यादा क्लियर हूं कि जिस पार्टी की या जिस पार्टी के जिस फैक्शन की मैं कहूंगा साख ही इस बात पे रखी हुई है कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़के और देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला के उसको सत्ता के नंबर्स आए थे, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री बस बनने के लिए आपने अपनी विचारधारा, अपने पार्टनर, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके आपने जो इतने वर्षों से आपका दशकों से दुश्मन रहा उससे हाथ मिला लिया। तो जब वो स्वयं उस पार्टी की नींव ही इस चीज पे है, उस फैक्शन की नींव ही इस चीज पे है, तो जो उसके अन्य लोग जो उसके अगल बगल बैठे हुए हैं वो कैसे होंगे सर? ठीक इसी तरह के होंगे सर।
तो मुझे तो सर कोई डाउट नहीं है, चाहे शरद पवार जी हो, और ये शरद पवार जी तो इसके चैंपियन है सर। शरद पवार जी ने तो जिंदगी भर यही किया है। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं सर। ऐसा बताया जाता है कि जब सरकार किसी भी की रही हो, जब आउटसाइड सपोर्ट या मतलब किसी इशू पे कोई बिल पास कराने के लिए ये सब चाहिए होता था, या कोई सरकार गिरवाने तोड़वाने के लिए, तो शरद पवार जी तो इसके एक्सपर्ट रहे हैं। तो इन लोगों के साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं सर, मुझे नहीं लगता कि यदि अगर वो जब अपना पर्सनल फायदा देखेंगे किसी चीज में, तो उनको 0.5% भी संकोच होगा पाला बदलने में। और कार्यक्रम के आखिर में एक दृश्य मैं सभी दर्शकों को साझा करना जरूरी समझता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कोई विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं ना, दूर के रिश्तेदार भी, वो भी वीआईपी वाला प्रोटोकॉल चाहते हैं जब वो किसी खास जगह पर जाते हैं। एक तो मुझे याद आ रहा है, मोदी जी की बहन थी और योगी जी की बहन थी। योगी जी की बहन ऊपर पहाड़ों पर कहीं चाय की और पूजा की सामग्री की दुकान चलाती है, और मोदी जी की बहन भी वहां बस से गई थी, तीर्थ यात्रा पर गई थी, और दोनों के आपस में गले मिलते हुए और बात करते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। अगर सर्च करेंगे गूगल पर तो वो तस्वीर मिल जाएगी, वो तारीख भी मिल जाएगी। लेकिन आज जो वीडियो वायरल हुआ है वो मोदी जी की एक बहन का हुआ है, जो वाराणसी में गंगा के घाट पर बैठी हुई हैं। और जरा उसको मैं साझा कर देता हूं, तो आपको पता लगेगा कि मोदी, जो केवल अब भारत के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। एक तरफ तो इस देश में वो परिवार हैं जिनके खानदानों के भी, रिश्तेदारों के भी पों बारह हो जाते हैं, जो अपनी 7 पुश्तों के लिए इंतजाम करके चले जाते हैं। जहां भी जाते हैं पता चल जाता है कि ये फला के रिश्तेदार हैं और इनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन है, किसी को पता भी नहीं था कि वो आई हैं और गंगा जी में स्नान करने या काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आई हैं। वो तो किसी की समझ में आ गया, किसी की पहचान में आ गई, और उसके बाद एक यूट्यूबर वहां पहुंच गया और उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात भी नहीं की। जरा देख लीजिए, वो सीन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये एक पोस्ट है उमाशंकर राजपूत की। ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, ना सुरक्षा, ना प्रोटोकॉल। सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तब पता चला जब वे वापस लौट गई। ट्रेन से सामान्य यात्री की तरह आई, गंगा स्नान को बनारस और वापस लौट गई। इस यूट्यूबर का वीडियो ना आता तो शायद कहीं चर्चा भी ना हो पाती। जानते हैं ये सीढ़ियों पर बैठी साधारण सी महिला कौन है? इस देश के सबसे ताकतवर नेता और सबसे लोकप्रिय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इकलौती बहन बसंती मोदी। और बनारस उनके प्रधानमंत्री भाई का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां एक पार्षद का चमचा भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहता हो, वहां इस सादगी पर क्यों ना दिल हार जाए कोई। और ये आप वीडियो भी देख लीजिए। तो आज हमारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहन है, जिनके साथ हम हैं। देख सकते हो कि बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह यहाँ गंगा घाट पर स्नान करने आए हुए हैं। तो ये छोटे हैं उनसे बड़ी हैं? अब छोटी बहन है उनकी। अच्छा, कितने नंबर बहन आई है?
पांच भाई, एक ही बहन हो आप भी? एक छोटा भाई है आपके, चार बड़े हैं। तो ये शुरू से रहे थे साथ में, नहीं रहे घर पर? अच्छा, जब पढ़ते थे जब तक ही साथ रहे? इनका शुरू से स्वभाव भी ऐसा रहा? इतने महान। ये जो सादगी है उनके परिवारजनों की, ये बहुत कुछ कह देती है, बहुत कुछ कह इस, देती है। इसी बात की तो लोकप्रियता है सर। मुझे ऐसा लगता है, मतलब कोई वो छोटे से किसी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी को कोई पद मिल जाता है ना सर, तो वो ऐसा हवा में चढ़ जाता है कि वो ऐसे दृश्य की परिकल्पना नहीं कर पाते उसके घर वाले उसके बाद। और ये सर, जैसा कि आपने फरमाया भी, मतलब देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, मतलब प्रोवन, मतलब आंकड़ों के साथ, और उसके बाद सर सगी बहन में इस तरह का, मतलब सर आप आचरण देखिए उनका, जिस तरह से वो बात कर रही हैं, मतलब ये मैं तो मानता हूं सर कि ये जो स्पेक्ट्रम के जो दूसरे तरफ के लोग हैं ना, वो परिकल्पना ही नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अपने लोगों से कि हमारे घर वाले कभी ऐसा आचरण करेंगे या उनको करना भी चाहिए। तो प्रणाम है सर ऐसे परिवार को भी। एकलव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अंत में फिर आग्रह है कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो जो भी उससे जुड़ना चाहें, मेरा आग्रह है कि सब जुड़िए। वहां पर आपको सभी लिंक मिलेंगे, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, एक्स का, ट्विटर का, सभी लिंक वहां आपको मिलते रहेंगे, मेरे लेखों का भी। बहुत धन्यवाद एकलव्य आपका, और प्रणाम सर। जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का भी नमस्कार।